अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबात इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मिशन महाटेट उर्दू मीडियम के लिए टेट में पूछे जाने वाले सवाल जो कि आ सकते हैं वो हम ले रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग के ताल्लुक से। रीजनिंग का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। साथ ही साथ आपको पता है कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो है रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से सोशल मीडिया हैंडल्स जो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। टेलीग्राम पे हमारा जो चैनल है वो बहुत ज़रूरी है। साथ साथ ट्विटर व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ साथ स्पेशल क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको स्पेशल क्लास दी जाएंगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल हमारे पास में है। ईच क्वेश्चन हैज अ मेन स्टेटमेंट followed by 4 statements labeled A, B, C. Choose the ND. Choose the ordered pair of statements where the first statement implies the second and the two statements are logically consistent with the main statement. मतलब कि यहाँ हमें एक स्टेटमेंट दी गई है और इसी स्टेटमेंट के रिलेटेड यहाँ पर हमको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब इन 4 स्टेटमेंट में से इस स्टेटमेंट जो यहाँ पर दी गई है उससे जो रिलेटेड है, मतलब उसके जो सही मानी बताते हैं, वो स्टेटमेंट या वो पेयर जो स्टेटमेंट वहां 4 दिए गए हैं तो पेयर उसका वहां पर कौन सा रहेगा ये हमको यहाँ पर पूछा गया है। तो जो स्टेटमेंट मेन स्टेटमेंट हमें दिया गया है मैं वो पढ़ के बता रहा हूं आपको। इफ आई ईट हेल्दी आई विल लिव हेल्दी। अगर मैं सेहतमंद खाना खाऊं तो सेहतमंद रहूंगा। अब यहां पर हमको दिया गया है आई एट हेल्दी, आई लिव्ड हेल्दी, आई डिड नॉट ईट हेल्दी, आई डिड नॉट लिव हेल्दी। ऑप्शन हमको दिया गया है ए में ए बी में बी डी, सी में डी ए या डी में सी डी। ऑप्शन ए यहाँ पर हमको जवाब ज्यादातर देखने को दिखाई दे रहा है। सवाल हमको समझ लेना है कि सवाल में हमको क्या पूछा गया है और उसी कंसर्न में हमने ऑप्शन चूज करने हैं। सवाल में हमको दिया गया है कि इफ आई ईट हेल्दी आई विल लिव हेल्दी। अगर मैं सेहतमंद खाना खाऊं तो सेहतमंद रहूंगा। तो ये जो ऑप्शन स्टेटमेंट है वहां पर हमें दिया गया है कि भाई मैंने सेहतमंद खाना खाया, मैं सेहतमंद रहा। तो क्लियर सिंपल सा क्वेश्चन था, ये बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर ए जो है इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है। तो इसी तरीके की जो रीजनिंग वाली जो सवाल आते हैं वो अक्सर हमें पूछे जाते हैं और अगर उसका हमको क्रैक कर लिए देखो आसान बहुत रहते हैं, सिर्फ अपने को समझने की देर है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और जिस तरह से अपन प्रैक्टिस करते जाए क्वेश्चन अपने नजर के सामने से अगर जाते हैं तो आपको बहुत आसानी होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए मुतबादिल में से बेजोड़ को तलाश करो। ऑप्शन हमारे पास में है 27, 37, 47 या 67। 27, 37, 47 या 67। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। 27, 37, 47 या 67। ऑप्शन बी। क्यों लग रहा है आपको ऑप्शन बी? ये भी आप बता सकते हैं अगर आप, या फिर गेस है। आयशा खातून का डी आंसर वो बता रहे हैं।
ओके, ये इन्होंने एक रीजन बताया है, मगर इस तरह के सवालात में हमें इंडिविजुअल जो नंबर है उसकी प्रॉपर्टी देखना है कि वो नंबर में क्या खास बात है जो दूसरे से उसको अलग करती है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है 27। चलिए, जवाब पता होने के बाद में अगर कोई बताए कि भाई 27 ही क्यों लिया गया है, दो तीन रीजन है उसके। जी बताइए कि भाई क्यों लिया गया है 27। 27 जो यहाँ पर जो है वो एक तो कंपोजिट नंबर है और साथ साथ में बाकी सभी नंबर प्राइम नंबर है, और साथ ही साथ ये क्यूब भी है। 27 जो है वो क्यूब भी है। तो यहाँ पर 27 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो सिर्फ आपने क्वेश्चन को समझ लेना है और ऑप्शंस की इंडिविजुअल खासियत को आपने वहां पर देखना है कि वो किस तरीके से उसमें अलग अलग एक कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर स्पेशली निकलती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले सवाल में हमको यहाँ पर दिया गया है फॉर द एसर्शन ए, यानी एक अपने को स्टेटमेंट है और आर उसका एक रीजन है। तो अब इनमें से सही क्या है या गलत क्या है, जो भी है वो हमें बताना है। एडमायरल इज द हाईएस्ट पॉसिबल रैंक इन इंडियन आर्मी। एडमायरल हिंदुस्तानी फौज में सबसे आला मुमकिना दर्जा है, सबसे हाईएस्ट उसकी पोस्ट है। चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ इंडियन नेवी इज नोन एज जनरल। अब यहां पर दो स्टेटमेंट हमको दिए गए हैं, हमने ये बताना है, ऑप्शन हमारे पास में है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, मतलब दोनों भी सही है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ये जो आर है ये इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन हमको दिया गया है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, मतलब दोनों भी सही बात है, मगर आर यानी ये जो रीजन है ये इस असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी ऑप्शन हमको दिया गया है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी ऊपर वाला सही है नीचे वाला गलत है। और डी में उसका उल्टा दिया गया है, यानी ऊपर वाला गलत है नीचे वाला सही है। तो ऐसे असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपको बहुत यहां पर देखने को मिलेंगे। चारों भी ऑप्शन आपके पास में है, आप सवाल की स्टेटमेंट को समझ ले और आपको जो जवाब लगता है आप वो बता सकते हैं। रीजन के साथ भी बताए, बड़े ही मासूमियत से आयशा ने कह दिया है कि भाई डोंट नो। जी, और अगर किसी को पता हो तो वो बता सकता है। दोनों भी सही है। आर पहले वाले का रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या फिर दोनों भी सही है मगर आर का और ए का कोई कंसर्न नहीं है। पहला सही दूसरा गलत, या दूसरा सही पहला गलत। चलिए बता दीजिए। पहला सही दूसरा गलत, ऐसा बता रहा है बहुत सारों का आंसर। चलिए देखते हैं, यहाँ पर जो है वो है ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि ये दोनों भी स्टेटमेंट सही है
मगर दूसरी स्टेटमेंट का पहली स्टेटमेंट से कुछ कंसर्न नहीं है। देखो यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, इंडियन आर्मी की बात हो रही है, और यहाँ पे जो बात हो रही है वो इंडियन नेवी की बात हो रही है। तो आपने यही थोड़ा पकड़ लेना था उसको, कि एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है कि मतलब ये नेवी की बात है उधर आर्मी की बात, मतलब दोनों का कुछ कंसर्न नहीं है। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ आर्मी की बात है, वहां नेवी की बात है, तो जवाब वही होता है, बस थोड़ी नजरों का खेल है, नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो यहाँ पर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रीअरेंज द फॉलोइंग 5 सेंटेंस PQRS and T in the proper sequence। मतलब ये कि कहानी है और इस कहानी को आपने अरेंज करना है और आपने बताना है कि भाई तीसरा सेंटेंस कौन सा आएगा। तो आपको यहाँ पर PQRST 5 स्टेटमेंट दिया है। पहली स्टेटमेंट है उसको चूहों की सरगर्मी से आजाद किया गया, उसको जाल में फंसाया गया, शेर को अपनी ताकत पर गुरूर था, वो जाल से भाग नहीं सकता, उसको चूहों की कमजोरी से नफरत थी। ये कहानी आपने सुनी होगी, वो शेर को जेल में फंसा लेते हैं, फिर चूहे उसको निकालते हैं। तो वो जो है कहानी में आपने बताना है कि इसको सीक्वेंस से लगाना है, और तीसरा जो सेंटेंस रहेगा वो कौन सा होगा ये आपने बताना है। पहले क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा। टेट एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन जो है वो 4-5 बार आता है, और हर बारी में ये पूछता है कि भाई फला फला नंबर पर कौन सी स्टेटमेंट आएगी, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे। तो यही क्वेश्चन रिपीट होता है 5-5 बार। चलिए जल्दी से बता दीजिए कि यहाँ पर तीसरा जो स्टेटमेंट है वो कौन सा रहेगा। शेर की कहानी अगर आपको पता है तो आप बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं। पी, ये वाला, ये तीसरा स्टेटमेंट आएगा, ऐसा इनका कहना है। चलिए नेक्स्ट, और किसी का। कहानी की जो सीक्वेंस है वो आपने वहां पर बतानी है कि कौन सी है। देखिए, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सवाल आप बराबर पढ़ ले। थर्ड स्टेटमेंट चाहिए हमको। आयशा का बी आंसर आया है, मतलब एस उन्होंने बताया है। बड़ा ही आसान है ये तो। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या आएगा कि भाई शेर को अपनी ताकत पर गुरूर था, आर। सबसे पहले यहां पर आएगा आर। फिर उसके बाद में उसको चूहों की कमजोरी से नफरत थी। ठीक है, उसके बाद में टी, फिर उसको जाल में फंसाया गया, यानी कि क्यू, वो जाल से भाग नहीं सकता था, एस, और उसको चूहों की सरगर्मी से आजाद किया गया, पी। तो यहां पर तीसरे नंबर पे जो आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन ए, यानी कि क्यू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से
विच ऑफ देम विल कम इन द लास्ट बट नॉट वन इफ ऑल ऑफ देम अरेंज इन अल्फाबेटिकल एज इन डिक्शनरी। अगर इन सबको अल्फाबेटिकल तौर से मुरत्तिब किया गया तो उनमें से कौन सा माकबल आखिरी आएगा, यानी सबसे लास्ट में इन चारों में से कौन सा वर्ड जो आएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, तो आप क्या करें, सबसे पहले से सीक्वेंस फाइंड कर ले, फिर आपको पता चल जाएगा कि इसमें चारों में से कौन सा आने वाला है। ABCD आपको आनी चाहिए, जो कि मुझे उम्मीद है आपको आती ही होंगी। ऑप्शन सी। ऑप्शन ए भी आ रहा है, ऑप्शन सी भी आ रहा है। ए ऑप्शन के दो जवाब आ गए हैं, एक का सी आया है। जी चलिए जल्दी से बता दीजिए, इन चारों भी ऑप्शन में से क्या सबसे लास्ट में आने वाला है। देखो सबसे पहले आ जाता है एस, फिर ई, फिर एन, फिर टी, ये तो सभी में है। उसके बाद में पहले आता है ई और बाद में आता है आई, ठीक है। तो ये ई वाला जो है वो पहले आ जाएगा सबसे पहले तो। अब उसके बाद में एस, ई, एन, टी, आई तो तीनों में भी है। फिर उसके बाद में देखा जाए तो यहाँ पर एम है, जो कि एन से पहले आता है, और यहाँ पर भी एम है, मतलब ये दोनों भी आएंगे। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर टी आई है, अब उसके बाद में एम है, अब इधर भी एम है इधर भी एम है और यहाँ पर एन है, तो एम तो बाद में आता है उसके। इसीलिए यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर डी ऑप्शन बता रहा है लास्ट बट वन इफ ऑल ऑफ देम इज अरेंज, यानी सेकंड लास्ट यहाँ पर माकबल आखिरी, आखिर आएगा। तो यहाँ पर डी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर बताया गया है कि डी यहाँ पर राइट आंसर है इसका, ठीक है। सेंटिमेंटली, ये यहाँ पर देख लीजिए, सेंटिमेंटली और यहाँ पे सेंटिमेंटलाइज, तो यहाँ पर आई है और यहाँ पर एल है, तो ये एल और आई में देख ले कि भाई कौन सा पहले आता है, और उसके बाद में फिर ये आएगा सेंटिनल। अब हमको यहाँ पर पूछा था उसने लास्ट बट वन, यानी माँ कबल आखिर, हाँ माँ कबल आखिर, जिसको अपन आम जबान में सेकंड लास्ट कहते हैं, ठीक है। सेकंड लास्ट जिसे कहते हैं, या फिर लास्ट बट वन, ये ऐसा भी कहते हैं उसको। तो यहाँ पर ये तो एन है यहाँ पर, तो ये लास्ट हो रहा है। अब ये दो बचे, तो ये दो में यहाँ पर देख लीजिए, ये ए तक के तो सभी सेम है, सिर्फ यहाँ पर एल है और इधर में आई है, ठीक है। तो चलिए बढ़ती है फिर इसी तरीके से अगले सवाल की ओर। नंबर ऑफ स्टूडेंट सुसाइड्स इन इंडिया आर अलार्मली इंक्रीजिंग, यानी हिंदुस्तान में खुदकुशी करने वाले तुलबा की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ रही है, यानी सुसाइड कर रहे हैं। अब क्या करना चाहिए? कैंसल एनुअल एग्जामिनेशन, सालाना इम्तिहान को कैंसिल कर दें, या फिर सस्पेंड ऑल द वाइस चांसलर, जितने भी वाइस चांसलर है उन सभी को हमने सस्पेंड कर देना है। क्या करना चाहिए? ऑप्शन हमको दिया गया है सिर्फ एक, यानी पहला या दूसरा, या दोनों में से कोई एक, या दोनों भी नहीं।
सुसाइड्स बढ़ते जा रही है तो हमने क्या करना है? कैंसल एनुअल एग्जामिनेशन पहला स्टेटमेंट है, या फिर सस्पेंड ऑल द वाइस चांसलर, जितने भी वीसीज है उनको सस्पेंड कर दे। तो यहां पर ऑप्शन जो है वो उनमें क्या है? सिर्फ पहला कदम हम कर सकते हैं, या दूसरा? ऑप्शन ए भी जवाब आ रहा है, ऑप्शन डी भी जवाब आ रहा है। अब यहां पर बता दीजिए कि भाई क्यों लग रहा है कि आपको ए लग रहा है या डी लग रहा है, या जो भी आपको लग रहा है। तो आप यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए अगर आपके पास रीजन अवेलेबल है, हम इसका जवाब फिर आपको बता देते हैं। जी, तो यहाँ पर नाइदर वन नॉर टू फॉलो, यानी दोनों भी स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो रॉन्ग दी गई है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है वैसे ही स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है और दोनों स्टेटमेंट को हमको बताना है। दोनों स्टेटमेंट क्या है वो बता पढ़ देता हूँ मैं। इलाके में मलेरिया से कैंसर में इजाफा हो रहा है सॉरी केसेस में इजाफा हो रहा है। द केसेस ऑफ मलेरिया आर इंक्रीजिंग इन द लोकेलिटी। द प्रॉब्लम ऑफ स्टेजेंट वाटर इज इंक्रीजिंग इन द लोकेलिटी। इलाके में खड़े पानी का मसला बढ़ रहा है। पहले स्टेटमेंट भी है, दूसरे स्टेटमेंट यानी कि मलेरिया के केसेस में इजाफा हो रहा है और इलाके में खड़े पानी का मसला बढ़ रहा है। तो अब ऑप्शन देख ले क्या है। स्टेटमेंट वन जो है इज द कॉज ऑफ स्टेटमेंट टू इज इट्स इफेक्ट। पहले जो स्टेटमेंट है वो वजह है दूसरे स्टेटमेंट की, या फिर स्टेटमेंट टू इज द कॉज ऑफ स्टेटमेंट वन, यानी दूसरी स्टेटमेंट वजह है पहले स्टेटमेंट की। यह दोनों भी एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है या इंडिपेंडेंट कॉज है, वजूहात है या फिर दोनों भी इफेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, या फिर उसको कहेंगे आजाद वजूहात के असरात है। एक और दो नंबर दोनों बयानात, बोथ द स्टेटमेंट वन एंड टू आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज, यानी आजाद वजूहात की ये दोनों भी असरात है। जी, ऑप्शन बी। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही कहा आपने कि ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि सिंपल सी स्टेटमेंट है कि पानी वहां पर ज्यादा पड़ रहा है, खड़ा पानी, तो वहां पर उसकी वजह से मलेरिया होने के चांसेस ज्यादा है। तो जो स्टेटमेंट दो है वो कॉज है, और पहले स्टेटमेंट, तो यहाँ पर ये तो बड़ा ही आसान सवाल था। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्वेश्चन देखा है। और चलिए बढ़ते हैं शायद आज के आखिरी सवाल की ओर। चलिए, जगजीत कंसिडर न्यूक्लियर प्लांट एज अ हार्मफुल टू इन्वायरमेंट। जगजीत जो है कंसिडर करता है कि भाई न्यूक्लियर प्लांट हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए। जगजीत इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट अलाउइंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन हिज डिस्ट्रिक्ट। मतलब उनके डिस्ट्रिक्ट में जो न्यूक्लियर का प्लांट लगा है वो उसके खिलाफ है। तो अब कंक्लूजन उसका क्या है? जगदीश इज अ ट्रेटर टू इंडिया एज ही अपोजिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। मतलब वो हिंदुस्तान का दुश्मन है क्योंकि अपोज कर रहा है वो डेवलपमेंट के लिए। या फिर जगदीश इज अ ट्रेटर टू इंडिया एज ही इज अपोजिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब वो देश के लिए नुकसानदायक है क्योंकि वो गवर्नमेंट का अपोज कर रहा है, और पहला स्टेटमेंट है कि वो डेवलपमेंट को अपोज कर रहा है।
चलिए जल्दी से, चारों भी ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, वैसे ही ऑप्शन है इसके पहले के जैसे। पहला सही, दूसरा सही है, दोनों भी सही है, दोनों भी गलत। चलिए जल्दी से, चारों भी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन बी भी आ रहा है, ऑप्शन डी भी आ रहा है। चलिए जल्दी से बता दीजिए। देश का वो गद्दार है क्योंकि वो डेवलपमेंट के अगेंस्ट जा रहा है या गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा है? ऑप्शन, चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या है। बी ऑप्शन यहाँ का जवाब है, क्योंकि ये गद्दार नहीं हो सकता है। अगर डेवलपमेंट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा है तो गद्दार नहीं होता है, क्योंकि उसका एक कंसिडर है, वो उसका एक फैक्ट है कि भाई अगर ये न्यूक्लियर प्लांट लगेगा तो इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदाय है, इसलिए वो यहाँ पर उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो में दिए गए कुछ सवालात, जो हमने कुछ सवालात लिए हैं, वो आपके समझ में आए होंगे, और साथ ही साथ रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर में आप अच्छी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके, क्योंकि मेन जो कंटेंट है वो पूरा रीजनिंग पर ही डिपेंड करता है। सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, सब्जेक्ट की नॉलेज आप हर सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं रख सकते, फिर भी हम कोशिश कर ही रहे हैं, मगर सबसे बड़ा जो एक मरहला यानी सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो रीजनिंग के ऊपर है। तो उसके ऊपर आप ज़रूर उसको अच्छे से करने की कोशिश भी करेंगे। साथ साथ स्कॉलरशिप की बहुत सारी जो बुक्स है वो भी आप रेफर कर सकते हैं, या आपने किसी मार्केट से कोई अगर टेट के लिए बुक्स लिया है, कुछ किताबें अगर बुक्स आपने ली है, तो आप उसकी भी स्टडी ज़रूर करें। वैसे जैसे ही टेट एग्ज़ाम की घोषणा हो जाती है तो आपको बहुत सारी किताबें या बहुत सारी अपडेट भी देखने को मिल जाएगी। अभी पता नहीं क्या होगा, कब होगा, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन का भी मसला चल रहा है, इसलिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ये पूरा हो जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ में आपको एक और अपील कि भाई ईमेल आपके चेक करते रहा करिए, उसमें लिंक भी आती है। कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि हर लेक्चर जो है उसे यूट्यूब पर अपलोड किया जाए। कभी ज़्यादा लेक्चर बड़ा होने की वजह से शायद नहीं हो पाए, मगर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने अभी लगभग सभी तो अपलोड कर दिए हैं जो हम रेगुलरली क्लास में लेते हैं। तो आप ईमेल भी चेक करते रहे, वहाँ पर आपको उसके मुतालिक मालूमात मिलती रहेंगी। तो फिर आज के इस लेक्चर में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।